बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाह करीम. This problem is related to chapter of linear differential equation with constant coefficient of differential equation. Solve r plus a plus b s plus a b t is equal to x by. यहाँ पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट जो है वो कोफिशेंट जो है कांस्टेंट है, यहाँ 1 है, यहाँ पर कांस्टेंट a प्लस बी है, यहाँ पर ए बी है जो कि कांस्टेंट है. यहाँ पर ये पार्शियल डिफरेंशिएशन को डिनोट कर रहा है आर जेड का विद रिस्पेक्ट. आर की वैल्यू को हम लिखें तो डेल टू जेड ओवर डेल एक्स स्क्वायर के इक्वल होगी प्लस ए प्लस बी. इस एस की वैल्यू को लिखें, ये भी सेकंड डेरिवेटिव होता है जेड का विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई. एंड इसी तरीके से हम टी की वैल्यू रख देंगे, यानी डेल टू जेड ओवर डेल वाई स्क्वायर राइट हैंड साइड में ये एक्स वाई है. अब यहाँ पर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि डेल ओवर डेल एक्स को हम लोग डी से डिनोट करते हैं और डेल ओवर डेल वाई को डी डैश से डिनोट करते हैं. इस तरीके से ये वैल्यू जो होगी वो डेल टू जेड प्लस ए प्लस बी और इसको लिख देंगे. ये जो होगा आपको मालूम है डेल टू ओवर डेल एक्स डेल वाई की वैल्यू को हम लोग डी डी डैश से डिनोट करते हैं, तो ये डी डी डैश हो जाएगी और यहाँ पर जेड होगा तो इधर जेड आ जाएगा प्लस ए बी और ये सेकंड डेरिवेटिव है तो उसको डी डैश स्क्वायर से डिनोट करेंगे. जेड लिखा हुआ ये राइट हैंड साइड में एक्स वाई. इन तीनों टर्म्स में से हम जेड को कॉमन ले लें राइट हैंड साइड में, तो ये ऑपरेटर बचेगा हमारे पास डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डी डैश प्लस ए बी. यहाँ पर डी डैश स्क्वायर भी लिखना था हमको, वो छूट गया है तो इधर लिख देंगे, इसको काट के लिख दे रहे हैं ए बी डी डैश स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज. जेड को हमने कॉमन लिया राइट हैंड साइड में एक्स वाई है. जब हमने इस बार में इसको कन्वर्ट कर लिया तो आसानी से हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिख सकते हैं एक्सिलरी इक्वेशन. तो इसका सोल्यूशन के दो पार्ट होंगे, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल. दोनों को ऐड कर देंगे, इस डिफरेंशियल गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आ जाएगा. तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए हमें लिखना होता है इसका एक्सिलरी इक्वेशन. एक्सिलरी इक्वेशन इस तरीके की ये प्रॉब्लम हो जो कि हम देख रहे हैं होमोजीनियस है डी और डी डैश में, क्योंकि हर एक टर्म में पावर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ 1 1 2 हो जाएगी इन 2 होने पर. तो इस तरीके से होमोजीनियस है. तो इस तरीके की प्रॉब्लम का जो एक्सिलरी इक्वेशन लिखने का तरीका होता है कि जहाँ पर डी स्क्वायर डी होता है वहाँ पर तो हम एम पुट कर देते हैं और जहाँ डी डैश होता है वहाँ पर 1 पुट कर देते हैं. तो ए प्लस बी एम इंटू 1 हो जाएगा और प्लस का ए बी इंटू 1 का स्क्वायर 1 रहेगा और राइट हैंड साइड में जो होता है 0 रख देते हैं, यानी एम में ये इक्वेशन है. इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हम देखेंगे कि एम का इन दोनों टर्म्स में मल्टीप्लाई हो जाएगा और फिर इसको हम 1 का स्क्वायर 1 होता है और इस ए बी में इंटू होकर ये आ जाएगा. इन दोनों टर्म्स में कॉमन ले लेंगे एम को तो एम प्लस ए आ जाएगा और इन दोनों टर्म्स में हम बी कॉमन लेंगे तो एम प्लस ए आ जाएगा इज इक्वल टू 0. और फिर इसके बाद में एम प्लस ए को जब इसमें दोनों में से कॉमन लेंगे तो एम प्लस बी आएगा इज इक्वल टू 0. अब इसको जब 0 के बराबर हम पुट करेंगे तो एम की वैल्यू माइनस ए मिलेगी और इसको 0 के बराबर पुट करेंगे एम की वैल्यू माइनस बी मिलेगी. तो यहाँ पर एम की जो वैल्यू मिली है इस वैल्यू का यूज़ करते हुए हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो कि अपने सॉल्यूशन के ये दो पार्ट थे कम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, उसमें से ये कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम निकाल सकेंगे. एम की वैल्यू का यूज़ करते हुए हम लिख सकते हैं कम्प्लीमेंट्री फंक्शन. यहाँ पर कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन f1 लेंगे, फिर y लिखने के बाद m की जो भी वैल्यू होगी वो एज इट लिखेंगे और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरीके से फिर हम दूसरा फंक्शन कुछ भी ले सकते हैं. यहाँ पर phi1 और phi2 भी दिया जा सकता है और ये f लेंगे, फिर y लिखेंगे, फिर m की जो दूसरी वैल्यू है एज इट लिखेंगे माइनस b और उसमें x से मल्टीप्लाई कर देंगे. यहाँ तक हमारा कम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा. और पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को निकालने का तरीका ये होता है कि हम 1/n में लिख देते हैं जो भी हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन ये लिखा हुआ है
इसमें z का कोएफिशिएंट जो d और d डैश का फंक्शन होता है इसको एज इट यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे तो आ जाएगा ये डी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी डी डैश और प्लस ए बी डी डैश स्क्वायर। और राइट हैंड साइड में जो लिखा होता है उसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, इस पर ऑपरेट होना है, ये इस फंक्शन पे ऑपरेट होना है ये ऑपरेटर। और जो ये देख रहे हैं पॉलिनोमियल है तो इसको हम बाइनोमियल बनाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए जो भी यहाँ पर मैक्सिमम पावर होती है डी की उसको हम यहाँ से कॉमन इन तीनों टर्म्स में से ले लेंगे, यानी डी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे। फर्स्ट टर्म बाइनोमियल में 1 बनाना की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि बाइनोमियल एन इंडेक्स अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर 1 होना चाहिए, इसलिए डी स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो 1 बचेगा। और प्लस का ए प्लस बी है, और यहाँ पर आपको डी स्क्वायर से जब डिवाइड करेंगे तो एक डी कैंसिल हो जाएगा, एक डी बचेगा अपान में। तो ये डी डैश तो पहले ही था और डी और आ चुका है, और इस वाले टर्म में जो कि ए बी है और डी डैश स्क्वायर है तो डी डैश स्क्वायर अपान में डी स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने डी स्क्वायर को यहाँ पर कॉमन ले लिया है तो डी स्क्वायर आ जाएगा। और इसमें यहाँ पर फंक्शन एक्स बाई जिस पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। और इस पूरे को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो अभी तो पावर +1 है, जब हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर -1 हो जाएगी। और उसमें भी हम इस दोनों टर्म को एक समझें, एक माने और बाइनोमियल थ्योरम को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। इस दोनों टर्म को हमने मिला के एक कर दिया है, ऊपर ले गए तो इसकी पावर -1 हो गई। और हम लोग बाइनोमियल थ्योरम जानते हैं 1 + x⁴n होता है 1 + nx + n(n−1) अपान फैक्टोरियल 2 x² + एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। लेकिन हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म नहीं लिखना होंगे, कुछ ही टर्म से हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्योंकि जो डेरिवेटिव होंगे हायर वो वैल्यू उनकी 0 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर इसकी अलग अलग पावर तो 1 है, लेकिन अगर हम दोनों को मिला भी लें तो 2 पावर है तो हायर डेरिवेटिव लिखने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि उनकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 जो डी स्क्वायर बाहर चल रहा है इसको यहाँ पर देखिए डी स्क्वायर चल रहा था तो डी स्क्वायर लिख दें, एज इट लिख दें। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी 1 डी स्क्वायर, और इसमें बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इस फार्मूले का हम लोग यूज़ करेंगे। यहाँ पर इस x की जगह पर देखिए ये पूरा है, ये 1 + x के बाद n की जगह पर -1 है तो ये अप्लाई करेंगे तो 1 + n(x) मतलब ये पूरा ब्रैकेट जिसमें है a + b और d डैश अपान d प्लस ए बी डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर। और यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को ही लिखना हमारे लिए काफ़ी होगा, इसके बाद लिखना ज़रूरी इसलिए नहीं होगा क्योंकि आप समझ जाएंगे जब हम इसी टर्म पर पहुँचेंगे देखेंगे वो भी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो उसमें अगले स्टेप में तो इसका होल ऑफ स्क्वायर होना है तो डी स्क्वायर होगा, डी डैश स्क्वायर मिनिमम होगा, और या इनका इंटू का ट्वाइस भी करेंगे तो पावर 3 होगी तो वो सारे टर्म 0 ही हो जाएंगे। तो इसलिए इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये 2 टर्म ही लिखें एंड सो ऑन कर दीजिए। इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म होते हैं। और राइट हैंड साइड में ये लिखा हुआ है x बाई, राइट हैंड साइड मतलब राइट हैंड साइड की तरफ तो 1 अब इसमें ब्रैकेट ओपन करेंगे x बाई का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा तो 1 डी स्क्वायर, और ये ऑपरेटर है जो इस पर x बाई पर ऑपरेट हो जाएगा। 1 पर हो गया तो 1 × x बाई हो गया और ये प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस टर्म को भी लिख लेते हैं a + b, और यहाँ पर डी डैश अपान डी, इस ब्रैकेट को भी ओपन कर दिया, x बाई को यहाँ पर हमने ऑपरेट भी कर दिया है, सॉरी इसको ऑपरेट x बाई पर कर दिया है, फंक्शन तो हमारा x बाई है। माइनस ने इस साइन को भी चेंज कर दिया, हमने ब्रैकेट भी ओपन कर रखा है, -ab थोड़ा सा डायरेक्ट डी डैश स्क्वायर अपान डी स्क्वायर x बाई, और बाकी टर्म 0 0 हो जाएंगे तो उनको लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो 1 डी स्क्वायर और x बाई माइनस a + b। पहले अगर हम ऑपरेटर डी डैश को लें तो डी डैश के लिए चूँकि x y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो उसके लिए x कांस्टेंट होगा तो 1/d हम अलग कर लेंगे और x को यहाँ पर d डैश से बाहर ले लेंगे। d डैश ऑपरेट सिर्फ y पर होगा क्योंकि y वेरिएबल होगा और y के लिए x कांस्टेंट होगा तो यहाँ से बाहर ले लिया, इसको इस तरीके से 1/d करके लिख दिया बाहर, और x को यहाँ से बाहर ले लिया क्योंकि d डैश के लिए x कांस्टेंट होगा, y वेरिएबल है। -ab ऐसे ही इसके लिए भी कर सकते हैं, इसमें भी हम 1/d स्क्वायर को अलग लिख दें, x को बाहर लिख दें और d डैश स्क्वायर y, क्योंकि ये d डैश जो होता है आपको मालूम है कि
डी डैश जो होता है डेल ओवर डेल वाई होता है, अगर स्क्वायर है तो उसका मतलब 2 बार डिफ्रेंसिएशन सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करेगा। तो इसको अगली स्टेप में वैल्यू इसकी रख देंगे 1/d² एक्स वाई माइनस ए प्लस बी, और यहाँ से भी बात क्लियर हो जाएगी हमारी कि डी डैश का मतलब क्या है। डी डैश वाई का मतलब है कि डेल ओवर डेल वाई वाई, तो वाई का वाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1 होता है, जो कि यहाँ पर लिख देंगे। और फिर अगर हमारा 2 बार डिफ्रेंसिएशन है जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं इसी वाई का, तो इसका मतलब फिर हम दोबारा 1 जो हमारा आया था उसका दोबारा से डिफ्रेंसिएशन करें, क्योंकि इधर 1 पावर यहाँ 2 पावर तो 0 हो जाएगा, जो तुम्हें मालूम ही है हम लोगों को। और ये एक्स था वो लिख दिया, और 0 इंटू एक्स करेंगे 0 हो जाएगा, और 0 पर ये ऑपरेट करेगा तो 0 हो जाएगा, तो पूरी वैल्यू ये इस टर्म की 0 हो जाएगी। इसी तरीके की जो हमने हायर टर्म छोड़ रखे थे उनकी वैल्यू भी 0 0 हो जाएगी, तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। 1/d² एक्स वाई माइनस ए प्लस बी, और 1/d का मतलब आपको मालूम है इंटीग्रेट करना होता है जो भी फंक्शन यहाँ पर है उसका एक्स के रिस्पेक्ट में। और ये तो चूँकि 0 हो चुका है तो छोड़ दीजिए इसको, और यहाँ पर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो हम इस d² को भी 2 पार्ट में बांटते हुए इसको अंदर ले जाएंगे a प्लस बी, और इसमें एक्स के बाद 1 है इंटीग्रेट करेंगे x²/2 हो जाएगा। एक d को अंदर ले जाएं, एक d को यहाँ पर बाहर रखें। जब यहाँ पर 1/d अंदर जाएगा तो d के लिए तो आपको मालूम ही है कि चलिए हम ये काम बाद भी कर लेंगे। 1/d एक्स वाई पर ऑपरेट होगा, और ये कांस्टेंट है a प्लस b/2, इनको तो हम बाहर लिख लेंगे, और ये ऑपरेट हो जाएगा 1/d इस x² पर। और 1/d का मतलब अभी हम लोगों ने देखा ही है कि इंटीग्रेट करना होगा इस फंक्शन जो भी है उसको x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये d पार्शियल डिफरेंशिएशन था तो x के लिए y कांस्टेंट होगा, तो y को हम इंटीग्रेशन के साइन से बाहर लेंगे क्योंकि y यहाँ पर कांस्टेंट है, x ही वेरिएबल है। a प्लस b/2, और यहाँ पर भी ऐसे ही कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इस x² का x के रिस्पेक्ट में। तो y को कॉमन लेते हुए लेफ्ट हैंड साइड में, यानी हमारा ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू चल रही है, उसमें पहले से जो टर्म है उसको देख लीजिएगा। 1/d ऐसे लिखा हुआ है, एज इट लिख दिया हमने, और x जैसे कि हमने पहले बोला तो y बाहर ले लेंगे, इंटीग्रेट सिर्फ x करने होगा x के रिस्पेक्ट में। उसके बाद माइनस का साइन है, और जो भी चीज़ें पहले से लिखी हुई हैं वो एज इट हमने लिख दी है। प्लस b/2 है, और पीछे देख लीजिएगा इसमें हमें x² का इंटीग्रेशन करना है, तो x की पावर 3/3 हो जाएगी। और ये यहाँ पर आपको मालूम है कि ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है, इसमें कोई भी आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ 1 पावर है तो ये भी x²/2 हो जाएगा, माइनस a प्लस b, और ये 6 हो जाएगा 2 × 3, और x³ है। इस 1/d को भी दोनों पर ऑपरेट करेंगे तो y/2 तो कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, 1/d x² पर ऑपरेट हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है a प्लस b/6, इसको बाहर ले लें, और 1/d ऑपरेट हो जाएगा x³ पर। तो y/2 यहाँ पर 1/d का मतलब इंटीग्रेट करना होता है x के रिस्पेक्ट में, ऐसे यहाँ पर a प्लस b/6 1 इंटीग्रेट करना है x³ का x के रिस्पेक्ट में। y/2 इसमें 2 पावर है तो 3 पावर हो जाएगी, अपन में 3, और ये a प्लस b/6, और x की पावर हो जाएगा 4/4, तो ये हो जाएगा x³ y/ इनका इंटू करेंगे तो 6 हो जाएगा, और ये 24 हो जाएगा 1/24 a प्लस बी x⁴। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू हमारी आ चुकी है x³ माइनस 1/24 a प्लस बी x⁴। अब यहाँ पर हम जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है वो लिख सकते हैं हैंस द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन इज़ y इज इक्वल, यहाँ पर सॉरी z होगा, z इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जैसे कि पहले फाइंड कर चुके थे हम लोग, उसी को यहाँ पर लिख देते हैं f1 y माइनस का ax प्लस f2 y माइनस का bx, और उसके बाद ये पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू भी लिख दें इसमें, इसे हम 1/6 करके भी लिख सकते हैं, 1/6 x³ और माइनस 1/24 a प्लस बी x⁴ है, यहाँ पर x की पावर है डिग्री है 4 है। इस तरीके से हमारी ये प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।